हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का साइंस। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 10 जो हमारा ग्रेविटेशन है उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो है मैंने पिछले जो 3 वीडियो लाए हैं वो सब वीडियो जो है जितने भी बोर्ड हैं सारे बोर्ड के लिए अप्लीकेबल हैं, और जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको ईजी देख सकते हैं। इसलिए मैंने लैंग्वेज जो है वो आप जो देख रहे हैं उसमें इंग्लिश लिखा होता है और मैं बोलता हूँ हिंदी में। बाइलिंगुअल है ताकि दोनों के लिए हो जाए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो देखेंगे। ग्रेविटेशन में जो हमारा आज का मेन टॉपिक होगा वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का जो यूनिवर्सल लॉ है इसको किसने, न्यूटन ने दिया था। क्या है ये इन दोनों के बीच का जो लॉ है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। फिर जो पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ के बारे में देखेंगे। फिर प्रेशर और जो थ्रस्ट है उसके बारे में देखेंगे। फिर प्रेशर का एप्लीकेशन हमारे एवरीडे लाइफ में क्या है वो देखेंगे। मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारा चीज़ देखेंगे। कि कोई भी ऑब्जेक्ट सडनली नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, कौन उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है फॉलिंग बॉडीज, गिरती हुई वस्तुएं। तो ये जो फॉलिंग बॉडीज है ये क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो। ये गैलीलियो, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, इसके बारे में कुछ कहा था कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज है, जो पूरी तरह से फ्री यानी उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या हो गया, सपोज करो ये बिल्डिंग है या पेड़ है, कुछ भी, ट्री है, कुछ भी। अब इसके ऊपर एक आदमी है जो इसको यहाँ से एक बॉल गिरा रहा है, ठीक है, एक बॉल। तो बताओ, बॉल को फेंकना नहीं है, सिर्फ बॉल को ऊपर से छोड़ देना है। हम लोग उसको छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं तो उस पर कोई फोर्स तो नहीं दे रहे, सिर्फ हम बॉल को छोड़ दे रहे हैं। बॉल अपने आप स्पीड पकड़ ले रहा है, बॉल के पास वेलोसिटी अपने आप आ जा रहा है। दैट मीन्स वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब कुछ उसको अट्रैक्ट कर रहा है तभी वो नीचे जा रहा है। तो इसी के बारे में, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉलिंग बॉडीज। अगर बात किया जाए फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अपने आप खींचे चले जाए उसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग। यानी बिना किसी फोर्स लगाए, बिना किसी फोर्स का कोई ऑब्जेक्ट अगर सडनली नीचे गिरता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कोई एक्सेलरेशन गेन करता है, तो उसको हम लोग फ्री फॉलिंग बोलते हैं या फॉलिंग बॉडीज बोलते हैं। तो इसके बारे में गैलीलियो ने बताया। गैलीलियो ने इसके हिसाब से क्या बताया, अध्ययन करके बताया कि अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अगर उसका एग्जाम्पल है, तो उन्होंने एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल लिया, एक प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया। उसमें क्या बताया कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। देखो यहाँ पे ये हमारा बॉल है, इसको हमने छोड़ा तो ये कहाँ आया, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी को बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर होगा उसका डायरेक्शन, किसका, एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन क्या होता नहीं जानते हो तो मैंने मोशन चैप्टर पढ़ाया है, आप वहाँ जाकर के एक्सेलरेशन देख सकते हो। उसके बाद इसका सेकंड जो बात है इसमें, कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण जो होता है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखोगे। पहला क्या, कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और दूसरा बात कि ये जो इसका क्वांटिटी, अमाउंट या मैग्नीट्यूड जो भी बोलेंगे, अमाउंट या मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो स्टील बॉल होगा, कोई रबर बॉल होगा, ठीक है, या कोई ग्लास होगा, तो सबके लिए सेम है। सबका वेट तो मास अलग अलग हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसका जो ये है क्वांटिटी, अमाउंट है, मैग्नीट्यूड जो है इसका, वो सेम होगा। उन्होंने क्या कहा, ये जो गैलीलियो है, इन्होंने इसके थ्रू क्या समझाना चाहा, उन्होंने क्या किया, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है बहुत सारे आदमियों के द्वारा, कि गैलीलियो ने क्या किया कि जो पीसा है, पीसा में जो झुकी हुई मीनार है पीसा का, ठीक है, उसके ऊपर से 2 अलग अलग गेंद जो है, बॉल, ठीक है, 2 बॉल गिराया, और बॉल के साथ साथ, ठीक है, 2 बॉल गिराया, उस बॉल के साथ साथ लीफ भी गिराया, ठीक है, लीफ, पत्ता। तो एक पत्ता और एक बॉल एक साथ गिराया। देखो हम लोग इमेज में देखते हैं, ये हमारा इमेज है, देखो
तो एक बॉक्स बीकर है जिसमें लीफ और पत्ता, जिसमें एयर है, ठीक है, यहाँ इसमें एयर फिल है पूरी तरह से, और एक जो हमारा बीकर है जिसमें एयर नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में है। तो अब क्या कर रहे हैं कि जब जिसमें एयर है उसको उलट रहे हैं, ठीक है, उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो उसमें जो बॉल, स्टील बॉल या रबर बॉल, जो भी बॉल है, वो पहले गिर जा रहा है और ये लीफ लेट से आ रहा है। लेकिन जिसमें वैक्यूम है, जिसमें एयर नहीं है, वैक्यूम जगह है, वहां पे क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि लीफ और बॉल एक साथ पहुंच रहा है। दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा, कोई भी रुकावट अगर नहीं होगा, यानी एयर हमारा रुकावट है, अगर एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, तो मास, कोई भी मतलब मास का कोई वैल्यू नहीं होगा, उसमें मास पे डिपेंड नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो, वो दोनों एक साथ गिरेगा। भारी और हल्का ऑब्जेक्ट जो है, हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट हमेशा एक साथ सेम टाइम में नीचे गिरेगा, अगर एयर नहीं है तो, वैक्यूम है तो ये बात गैलीलियो ने बताया, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाया। सबसे बड़ा बात यही था कि इसका प्रूफ ये नहीं दे पाए। इसका प्रूफ कौन दिए? तो इसका प्रूफ देने वाले साइंटिस्ट का नाम है, वो है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल ने इसके बारे में प्रूफ दिया। ये सबसे पहले इसको प्रदर्शित किया। बॉयल क्या किए कि उन्होंने जो अपना नया एक एयर पंप लिया, एयर पंप जो है, और एक जार लिया जो कांच का जार बोलते हैं, इसके थ्रू उन्होंने इसके बारे में बताया कि कैसे हम उसका जो प्रैक्टिकल है कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको स्पष्ट हो गया रॉबर्ट बॉयल के द्वारा कि अगर वैक्यूम का यूज़ किया जाए तो वैक्यूम में जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हैवी हो, लाइट हो, उनका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो स्मॉल है, वो हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, समान होता है, एग्जैक्ट इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ आपको जानना है, वो है क्या, एक है नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या अंतर है? एक्सेलरेशन जो नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्या बोल सकते हैं, मूव करता है यूनिफॉर्मली, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू लगाया जाता है। मान लो कोई हमारा कार है, कार किसी स्पीड से जा रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, तो उसमें बोल सकते हैं कि वो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है? ये किसी ऑब्जेक्ट के कारण नहीं आता है, ये आता है ग्रेविटी के कारण, ये अर्थ के कारण, ठीक है। अर्थ के कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन आए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिफरेंस समझ में आया कि नॉर्मल एक्सेलरेशन कब लेना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब लेना है। एक्सेलरेशन नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए कि उसमें कोई मोशन हो रहा है और उसके कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, और नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोग ए से दिखाते हैं, और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, और इसका वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कभी कभी बोला जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात याद रखना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जी कब लेना है और ए कब लेना है। ए लेना है जब नॉर्मल ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जब मूव कर रहा है, उसके मोशन के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उसको हम लोग स्मॉल ए यूज करेंगे। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट में अर्थ के कारण, अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उसके कारण उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उसको स्मॉल जी से डिनोट करेंगे और उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आया? इसको हिंदी में गुरुत्व त्वरण बोलते हैं। गुरुत्व त्वरण क्या कि कभी भी किसी वस्तु में पृथ्वी के द्वारा, ठीक है, अर्थ के द्वारा अगर उसमें कोई भी एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आता है, तो उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये याद रखोगे जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब एक चीज और पढ़ना है हमको कि गुरुत्वीय त्वरण हो गया, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम लोग बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का जो लॉज है, 3 लॉ उन्होंने दिया था, तो न्यूटन का थर्ड लॉ के अनुसार उसमें जो एक्सेलरेटेड मोशन था, एक्सेलरेटेड मोशन,
वो क्यों हो पाता था, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन क्यों आता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी किस में एक्सेलरेशन किस में आता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे हो, कोई ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा, फोर्स के कारण। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने से ही उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है, ये न्यूटन के लॉ के अनुसार। ठीक है, तो इसी के अनुसार इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई जो हमारा अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो तो एक चीज़ हम लोग इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया, एक्सपेरिमेंट में क्या जाना हमने, एक्सपेरिमेंट में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो चाहे उसका वेट कितना भी हो, वो अगर वैक्यूम में उसको हम लोग नीचे गिराते हैं तो वो हमेशा एक साथ गिरेगा। दैट मीन्स कि उसका मास पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके मास पर डिपेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी फोर्स नहीं बोल रहे हैं, जो ये क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कोई भी स्पेस हो, कोई भी जगह हो जहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना है। अब चलो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलते हैं, इससे पहले हम लोग एक्सेलरेशन सीखे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन, देखो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लो ये हमारा अर्थ है और ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, अर्थ इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जब इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ तो ये मूव करेगा इधर, अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इधर जाएगा। तो जब जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अर्थ जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जो अमाउंट से फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। है बात समझ में कि ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको देने वाला कौन, तो सर आइजैक न्यूटन जो है, जो आइजैक न्यूटन, स्पेलिंग क्या होता है आइजैक न्यूटन का, तो ASAAC, आइजैक न्यूटन। इनका जो इस जो जिंदा काल है, जो जब तक ये जिंदे रहे अपना लाइफ जिए थे, वो था 1642 से 1727, ये 27 है। ठीक है, ये इनका जीवन काल है। तो ये जो न्यूटन थे ये पूरे वर्ल्ड में फिजिशियन भी थे, फिजिक्स साइंटिस्ट जो थे फिजिक्स के थे, ऊपर से मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो लॉज हैं मोशन का उसके बारे में भी इनको दिया है, इन्होंने दिया है। फिर जो ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको भी इन्होंने ही दिया है। फिर जो कैलकुलस है, कैलकुलस के बारे में भी इन्होंने बताया। फिर जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के बारे में भी इन्होंने बताया। तो देखोगे यहाँ पे जो लॉज है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम इसको प्रूफ करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो सपोज करो कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट, और ये छोटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, किसी डिस्टेंस पे तो दोनों खड़े होंगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को r से दिखाते हैं। और इसका बड़े वाले का मास मानते हैं m1 और छोटे वाले का m2। कहीं कहीं बड़ा वाला का कैपिटल M और छोटा वाला का स्मॉल m मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं करें, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया डायग्राम। और जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो बात कहता है, उन दोनों को लिखना है आपको। कौन कौन सा बात, आप लोग डायग्राम को बना लोगे। पहला कहता है कि जो फोर्स है, यानी इससे पहले हमने जो डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम, ये तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है किसी फोर्स से। तो जब अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई तो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स है, वो फोर्स का वैल्यू का बात कर रहे हैं हम लोग। तो जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों का मास का प्रोडक्ट का, यानी m1 इंटू m2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है
कि जो फोर्स है, अगर फोर्स इंक्रीज होता है तो दोनों का मास का प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। दोनों तरफ से कोई भी एक इंक्रीज किया तो दूसरा भी इंक्रीज होगा ही होगा। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। आर दोनों के बीच में डिस्टेंस था तो उसका स्क्वायर का इनवर्सली मतलब कि फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, और ये अगर इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज करेगा। तो इसको याद रखोगे। तो फोर्स किससे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। इन दोनों का प्रोपोर्शनल कौन होता है, फोर्स। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा कि जो फोर्स हमारा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर में m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाएंगे। तो जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इसके बदले कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट क्या, कि फोर्स इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आप लोग लिखते जाओगे, ठीक है। और जिसका अगर छूट जाता है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके लिख सकते हो, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब देखोगे ये जी क्या है, जी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं जी को। तो लिख लोगे जी क्या है, जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, हर कांस्टेंट का वैल्यू होता है। तो जी का वैल्यू होता है, लिख लोगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस बात को लिख लोगे, ठीक है। ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। ये कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जी का डिस्कवर अगर पूछा जाए कि जी का डिस्कवर किसने किया, तो इस जी का डिस्कवर 1798 में जो हेनरी कैवेंडिश है, जिन्होंने एक और खोज किया है, उसके बारे में आप कमेंट करके बताओ कि इन्होंने और क्या खोज किया है। कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने इसका डिस्कवर किया है, किसका, कैपिटल जी का। कैपिटल जी के बारे में उन्होंने बताया। इसके बारे में डिस्कवर करने के लिए उन्होंने दो हेवी बॉल लिया था उन्होंने, और उसको यूज़ करके इसमें सबसे पहले इसका वैल्यू को फाइंड किया था हेनरी कैवेंडिश ने। तो इसका वैल्यू याद रखोगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही हो गया इसका वैल्यू। अब देखोगे यहाँ पे कि जो हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पे वैल्यू जो लिखे थे क्या, कि F इक्वल टू हमारा आया था, F इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो फोर्स का वैल्यू हो गया। अगर हमको यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो क्या करेंगे, जी को रहने देंगे, आर स्क्वायर डिवाइड में है उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी एफ आर स्क्वायर, और m1 m2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में m1 m2। तो ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू हो गया g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। यहीं से इसका एसआई यूनिट भी निकलेगा। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये आर मेरा रेडियस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और पर है तो पर इस तरह, और m1 m2 क्या मास है, दो बार मास है तो दो बार मास का क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप देखोगे हमारा जो इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि क्या इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, 3-4 इम्पोर्टेंस है। तो ये जो लॉ है, इसके खोज के बाद, जब न्यूटन ने इसका खोज कर दिया था, तो उसके बाद अनेक ऐसे घटनाएं हुए जिसको देख करके सफलतापूर्वक कहा गया कि व्याख्या इसका हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो क्या क्या यूजेज है, क्या क्या एडवांटेज, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसका। तो देखोगे सबसे पहला कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ही हम लोग अर्थ से बंधे हुए हैं, अर्थ से हम लोग बंधे हुए हैं। अगर ग्रेविटेशनल, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता, मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अर्थ हमको ये खींच के नहीं रखता तो हम लोग क्या रहते, जैसे ही एक पैर ऊपर उठाते फिर दूसरा पैर उठाने जाते तो हम लोग उलट जाते, नीचे गिर जाते, हम लोग खड़ा भी नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि हमको नीचे खींचने वाला कोई नहीं है। तो हम एक पैर ऊपर रखते तो वो पैर फिर नीचे नहीं आता, दूसरा पैर भी ऊपर करते, इस तरह से हम फिर नीचे पलट जाते। हम उस पर वॉकिंग नहीं कर सकते, चल नहीं सकते थे। और कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकते, मान लो पत्थर या स्टोन कुछ भी हम ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर नीचे नहीं आता। कोई भी चीज़ एक बार उठा देते तो फिर नीचे गिरता नहीं।
कोई भी भारी सामान जो भी है उसको एक बार उठा कर देते, फिर उसको नीचे लाने में भी उतनी ताकत होता। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका हमको बहुत ज़्यादा यूज़ है, हमारे अर्थ से हमको बांध के रखने का काम ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। दूसरा है कि जो हमारा मून है, मून पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में घूम पाता है। इसी प्रकार जितने भी प्लैनेट हैं फिर सैटेलाइट है, वो सब भी अपने अपने प्लैनेट के चारों ओर मूव कर पाते हैं। जैसे प्लैनेट जो है सन के चारों ओर मूव कर पाते हैं, इसी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो कभी नीचे नहीं गिरते हैं। आप कभी देखे हो कि इतने सारे जो प्लैनेट एक साथ ऊपर में रिवॉल्व कर रहे हैं और वहाँ से वो नीचे नहीं गिर रहे हैं और ना ही अपने जगह से हिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रख रहा है। अब आप सोचो अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो फोर्स दिखता क्यों नहीं है? तो खुद सोच के देखो कि एक मैग्नेट का बात करते हैं, अगर एक बड़ा मैग्नेट है और एक छोटा मैग्नेट है, ये बड़ा मैग्नेट छोटा मैग्नेट तो तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों हमको अट्रैक्ट करेगा? हमको दिखेगा ये अट्रैक्ट करते हुए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी छोटा है। लेकिन अगर दोनों सेम साइज़ का हो जाए तो वो हमको अट्रैक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो सब का साइज जो है उसी तरह का है, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे सबको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन ये सच्चाई है कि जितने भी है सब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट में है। अब है थर्ड नंबर। थर्ड उसका एडवांटेज क्या है कि इम्पोर्टेंस। जो हमारा अर्थ है, अर्थ पर जो हमारा सन है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के कारण जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर पाता है। और यही नहीं, वो अपने ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर पाता है। और इसके लिए सन क्या करता है? उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसके बाद जितने भी प्लैनेट हैं वो सब भी अर्थ के चारों ओर जो रिवॉल्व कर पाते हैं वो भी इसी के कारण रिवॉल्व कर पाते हैं। ये क्या करता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल, देखो दो तरह का सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। जो बाहर की तरफ लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल, और जो अंदर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल। जितने भी हमारे मून है और सन है, इन सब के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो हमारा सी है, सी में जो ज्वार भाटा आता है वो इसी के कारण, जो भी उतार चढ़ाव होता है वो इसी के कारण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये सब इम्पॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स के। चलो अब देखते हैं कि जो हमारा थर्ड लॉ है, अच्छा थर्ड वो हम नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। अब हम लोग को मेनली पढ़ना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो क्या होता है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स, एक बार फिर से मैं बता दूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स क्या होता है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक हमारा अर्थ है और एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। आया बात समझ में? कोई भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ होना चाहिए और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो उन दोनों में जो भी फोर्स लगेगा उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। समझ में आया फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इसी तरह से अर्थ क्या करता है कि अर्थ अपने आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट करता है उसको। और यही रीज़न है कि हम लोग भी अर्थ से अट्रैक्ट रहते हैं, खिंचे हुए रहते हैं, बंधे रहते हैं। यही कारण है कि हम कभी भी ऊपर छलांग तो लगाते हैं पर नीचे वापस गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ हमको अट्रैक्ट करके रखता है। यही रीज़न है कि जो हमारा लीफ है वो टूटने के बाद या फल टूटने के बाद नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगला देखेंगे हम लोग कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या है और उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन
स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो अगर हम मानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का मास, इसको हम रिलेट कर देते हैं, मास सपोज करते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ का मास m है, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो r है। अगर ऐसा मान के चलते हैं तो, और ये भी मानते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के जो अर्थ का सरफेस है उससे जस्ट ऊपर, हल्का सा ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर में एक m मास वाला एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा अर्थ है उस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो उसका फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, ये हमारा अर्थ था, अर्थ का मास m और रेडियस r, और ये कुछ फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट m है, उस पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, हम लोग पढ़े थे, mm की जगह m1 बाई m2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना था, आर रेडियस, ये हो गया। चलो, तो जी एम एम, अब समझोगे यहाँ पे बात कितना आ गया, ये हम लोग अभी सिर्फ रिलेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर आ गया। अगर हम लोग ये जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे देखोगे कि अगर हम लोग ले लेते हैं जो हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको अगर हम जी ले लें, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, मास इंटू फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग पढ़े हैं इसमें चैप्टर 9 में। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक जगह पर क्या है, जी, तो एम इक्वल टू जी हो गया। यहाँ फोर्स इक्वल टू एम जी है और यहाँ फोर्स इक्वल टू ये है, तो दोनों फोर्स ना है, इसलिए आपस में दोनों इक्वल होगा। नहीं समझे, सपोज करो कि ए बी सी तीन आदमी है, तो बोल रहे हैं कि इसका एज, ए का एज बी के इक्वल है और बी का एज सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया, तो ए सी आपस में इक्वल नहीं होगा। उसी तरह से एफ का वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ एफ का वैल्यू इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं। चलो, इधर क्या था, जी एम वन एम टू, या फिर हम लोग ऐसे ना, कैपिटल जी लिए थे ना हम लोग शुरू में, कैपिटल एम और स्मॉल एम, तो लेते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, और इधर था एम जी। तो देखो, तो यहाँ पे ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया, हुआ। अब इधर क्या बचा हुआ है, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया रिलेशन किससे किसके बीच में, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, कि स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया स्मॉल जी का और इस कैपिटल जी का रिलेशन। अब हम लोग जानेंगे, रिलेशन का भी पूछा जाए तो ये रिलेशन आप लोग यूज़ कर लोगे कि स्मॉल जी जो है कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और हम लोग चाहे तो इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.67 और इंटू 10⁻11, ये एम, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ है, अर्थ का मास हम लोग जानते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg, और नीचे जो रेडियस भी जानते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इन सबका वैल्यू हम पुट करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है। यानी ये पूरा जी एम बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, 9.8 के बराबर है। ये तो हम लोग जान गए कि रिलेशन क्या है। अब डिफरेंस जानेंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कैपिटल जी जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है, जो नेचर जो है, मास जो है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मीडियम है, जो टाइम है, ये सब पर निर्भर नहीं करता है। ये जो कैपिटल जी का वैल्यू ना ही किसी के मास पर डिपेंड करता है, ना ही किसी के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना ही किसी का मीडियम पे, ना ही टाइम पे, ना ही टेम्परेचर पे, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और वर्ल्ड के जो हमारा गैलेक्सी है उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये सेम होता है, हमेशा हर ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल जो कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, ये बात याद रखोगे। तो देखोगे यहाँ पे, उसके बाद जो स्मॉल जी, कैपिटल जी तो समझ गए, कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा सेम होगा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का वैल्यू याद रखोगे कि हम जैसे जैसे जाते जाएंगे स्मॉल जी का वैल्यू, ये स्मॉल जी के बारे में जाने, तो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा कहीं भी, लेकिन स्मॉल जी का वैल्यू अगर हम मून पे जाते हैं तो अलग होगा,
अगर हम सन पे जाते हैं तो अलग होगा, अगर हम लोग क्या बोलते हैं जुपिटर में जाते हैं तो अलग होगा, अर्थ पे जाते हैं तो अलग होगा। तो सब जगह स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग होगा, वो जगह पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब हम लोग जानेंगे कि जो स्मॉल जी है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जी का वैल्यू तो चेंज हो नहीं रहा है तो उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी के बारे में जानना है कि स्मॉल जी का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज हो रहा है, वो हमको जानना है। तो चलो हम देखते हैं दोनों के बीच में जो चेंजेस हो रहा है, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो सबसे पहला जो चेंजेस है कि पहला जो है, अगर उसके हाइट में कोई प्रॉब्लम, मान लो कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा पूरा रेडियस हो गया, है ना। तो यहाँ नहीं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे जिसका मास m है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये हो गया, है ना। ये तो पूरा रेडियस r हो गया, और मानते हैं h हाइट से है, ये इस सरफेस से लेके यहाँ तक का हाइट h मानते हैं, तो पूरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ r प्लस h हो गया, हुआ ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ r रेडियस और यहाँ से हाइट h, r प्लस h हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का मास m हो गया और रेडियस r है, तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, इसका फोर्स हो जाएगा Gmm/r² होता है ना, तो Gmm/r², तो r के जगह पर क्या है, रेडियस कितना है इसका, पूरा यहाँ से यहाँ ना, तो ये r प्लस h, रेडियस नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे जो r होता है वो डिस्टेंस होता है ना, तो ये r प्लस h, ये डिस्टेंस हो गया, तो r² के जगह पर r प्लस h का स्क्वायर, ये होगा ना। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मास, नीचे जो वाला मास ये जो कट जाएगा, आ जाएगा स्मॉल जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, Gm/, तो सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नियत से ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगा, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर में रहेगा, उसका हाइट थोड़ा ऊपर लिया जाए, अगर मानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ जाए, हाइट का वैल्यू बढ़ जाता है अगर, तो जो जी का वैल्यू है वो घटता है। ठीक है, ये बात याद रखना है हमको हमेशा कि अगर किसी में कैपिटल एम, जो ये एच है हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हाइट बढ़ता है तो जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू घटता है, यानी एच जी जो है एच का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात याद रखना है। ये तो हो गया कब, जब हाइट बढ़ा, पहले तो यहाँ सरफेस पे था ना, अर्थ सरफेस पे जब था तब क्या लेते थे, स्मॉल जी, और अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर चला गया हाइट, तो कितना आया, स्मॉल जी से कम, थोड़ा घटा वैल्यू। अगर इसका जो शेप है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का शेप थोड़ा सा चपटा हो जाए, ओवल हो जाए, उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है, अर्थ का शेप में अगर कोई चेंजेस आ जाए, अर्थ के शेप में कोई चेंजेस आ जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो स्मॉल जी है, उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है, चेंजेस देखा जाता है, वो 9.78 लगभग, यानी लगभग घटता है। ये क्यों हो पाता है, इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा अर्थ है वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, ये पोल पर ये हल्का सा चपटा है, और बाकी जो जगह है हमारा वहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ ओवल शेप में है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसीलिए हम लोग याद रखेंगे कि जी का मान जो है वो बढ़ता है कहाँ पर, पोल पे, ठीक है, पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, पोल पे मेरा सबसे ज़्यादा होगा, और जो भूमध्य रेखा होता है वहाँ पे ये सबसे कम होता है, ये बात याद रखना है। तो देखोगे ये हमारा फिगर है, इसमें कि वेट कहाँ ज़्यादा होता है, पोल पर मैक्सिमम होता है, और सेंटर ऑफ द अर्थ पर ये सबसे कम होता है, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, ये सब चीज़। तो जनरल से हम लोग को प्रूफ नहीं सीखना है, प्रूफ हम लोग को क्लास 11 में सीखना है। तो जनरली हमको इसमें जानना क्या है कि जो टाइम लगता है स्मॉल टी बराबर U/G, इसको याद रखेंगे हम लोग कि किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पर, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो उसको हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि वहाँ तक, मान लो बॉल को फेंक रहे ऊपर, ठीक है, ऊपर फेंके 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 यहाँ तक गया होगा, अब यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया ना, ये यहाँ तक गया है, यहाँ के बाद ये नीचे आ रहा है, तो यही हाईएस्ट पॉइंट निकालना है कि कितना दूर तक गया, तो उसको निकालने के लिए T=U/G, ये हमारा फॉर्मूला है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लगा, कितना टाइम लगा, वो टाइम निकलता है इसके द्वारा।
ठीक है, टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। अगला है कि टाइम टेकन टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, वही सेम है कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगा। और अगला है कि हाईएस्ट हाइट, वो कितने हाइट तक गया, कितनी दूरी, कितने डिस्टेंस तक गया, वो हमको देखना है। तो अगर हाइट निकालना होगा तो हाइट निकालने का फॉर्मूला h=u²/2g। ये फॉर्मूला से हम लोग हाइट निकालेंगे कि कोई भी अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इतना दूर फेंक रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ कितना हाइट गया, ये हमको निकालेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट h=u²/2g। अगला है टोटल टाइम, उसको ऊपर जाकर नीचे आने में, कोई बॉल को अगर नीचे है यहाँ से उसको फेंक रहे यहाँ, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जाने और वापस आने में, जा कर के वापस आने में टोटल समय कितना लगा उसको, उसका वैल्यू निकालना होगा। तो उसका वैल्यू हो जाएगा टी डैश। टी डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग टाइम ले चुके हैं तो दोबारा टाइम ले रहे से टी डैश। टी डैश = 2u/g। इससे हम लोग टोटल टाइम निकाल लेंगे कि उसको ऊपर जाकर के नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा। तो टी डैश = 2u/g, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और लास्ट एक हमारा टॉपिक है इसमें कि जो टाइम टेकन है रीच एट द बॉटम, बॉटम पर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, बॉटम या नीचे आने में उसको जो टाइम लगा, कितना टाइम है वो नीचे आया। तो एक बात हमेशा याद रखोगे कि बॉल को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय में वापस आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखोगे कि टाइम टेकन टू रीच एट द बॉटम एंड इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट और बॉटम में पहुंचने में जो टाइम लगा वो दोनों हमेशा सेम होता है। तो दोनों का सेम। पहले हम लोग का टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला था, टाइम निकालने का फॉर्मूला था t = u/g। तो यही फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा। आया बात समझ में। तो ये न्यूमेरिकल हमेशा बनाने के लिए एग्जाम में आता है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला, चार फॉर्मूला जो मैंने बताया, ये चारों फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर हाईएस्ट पॉइंट अगर पूछेगा कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा तो t = u/g ये फॉर्मूला। अगर पूछा जाए कितना हाईएस्ट पॉइंट हाइट कितना गया तो वो आप h = u²/2g यूज़ करोगे। अगर पूछा जाए कि ऊपर जाकर नीचे आने में वापस टोटल कितना समय लगा उसको, तो उसको लिखना है 2u/g। और फिर अगर पूछा जाए कि ऊपर से ऊपर नीचे आने में कितना समय लगा, तो जितना समय ऊपर जाने में उतना समय नीचे आने में, तो t = u/g हो गया। ये आपका क्लियर हो गया। अब है कि जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट में क्या डिफरेंस है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और वेट क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे मान लो स्टेबल है, ठीक है, बैलेंस्ड ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट होता है वो वही होता है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का होता है। कहने का मतलब कि दोनों का मतलब सेम हुआ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है कि अर्थ जितना वेट से, जितना फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है उतना ही उसका वेट होता है। अगर 5 न्यूटन वेट से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 5 न्यूटन। हम लोग का है 60 न्यूटन अगर, तो यानी अर्थ हमको 60 न्यूटन का वेट से, फोर्स से खींच रहा है, इसलिए इसका वेट 60 न्यूटन है। आया बात समझ में। तो ये सिंपल सा यही इसका मतलब होता है। अब है कि एक बात समझोगे कि मून पर वेट क्या होता है। तो ये याद रखोगे कि मून पर जो वेट होता है वो नॉर्मल अर्थ के वेट का 1/6 होता है। ये बात हमेशा याद रखोगे कि जो मून पर वेट होता है वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है। अगर अर्थ पर हमारा वेट 60 है, ठीक है, तो मून पर कितना होगा, 1/6 × 60 10 न्यूटन। ये हमारा वेट हो जाएगा वहाँ का। ठीक है, अब है हमारे पास एक टॉपिक कि डिफरेंस क्या है वेट और मास में। मास और वेट में जो डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे क्या होता है डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मास ये बताता है कि उसमें मैटर कितना है, उस ऑब्जेक्ट में मैटर कितना है वो उसका मास बताता है। लेकिन
वेट क्या बताता है? वेट ये बताता है कि ग्रेविटी के द्वारा उस पर कितना फोर्स लगाया गया, वो उसका वेट बताता है। तो वेट जो आता है वो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लगाया गया, वो वेट आता है। मास क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर रहता है वो उसका मास बताता है। ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा, मास एक कांस्टेंट होता है किसी बॉडी के लिए, वो कभी भी किसी भी लोकेशन में चेंज नहीं होता है। लेकिन वेट जो है वो प्लेस बाय प्लेस में चेंज होते रहता है, वेरी करते रहता है। और मास को हम लोग, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और जो वेट है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये तीन जो डिफरेंस है आप लोग याद करोगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये चीज़ जो है डिफरेंसेस हमेशा याद रखोगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। अगला है प्रेशर, डेंसिटी एंड थ्रस्ट। तो प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे प्रेशर, डेंसिटी, थ्रस्ट के बारे में। तो देखोगे कि किसी भी फोर्स का जो क्या बोलते हैं, इफेक्ट होता है, जो फोर्स जो इफेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसको उसका प्रेशर बोलते हैं। कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी 1 यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वही कहलाएगा प्रेशर। ठीक है, उसको हिंदी में दाब बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो उसका प्रेशर कहलाएगा। आया बात समझ में? अब है कि ये जो प्रेशर है, ये बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है। ये जो प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे या मास एरिया पे? तो ज़्यादा डिपेंड एरिया पे करता है। कैसे, वो समझोगे, खुद समझ के देखो कि अगर एक कील समझ रहे हो, जो कील होता है, काटी जिसको बोलते हैं ना, काटी जो वॉल में हम रखते हैं, अगर वॉल का ये एरिया, फॉर्मूला क्या होता है? P=F/A, फोर्स बाय एरिया, ये ना प्रेशर, समझो। तो ये जो जहाँ पे पूरी तरह से शार्प होता है, ये एरिया को जब हम वॉल में यहाँ पीछे से हैमर से मारते हैं, तो ये वॉल में बहुत जल्दी घुस जाता है, या किसी भी लकड़ी में, किसी भी वुडन ब्लॉक में ये बहुत ईजिली अंदर चला जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है? देखो यहाँ से प्रेशर दे रहे, फोर्स दे रहे, तो क्या होता है, यहाँ सरफेस एरिया ये तो बहुत पतला होता नहीं है, बहुत छोटा, बहुत पतला होता है, सरफेस एरिया कम होता है। तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया कम, तो प्रेशर कितना होगा? ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने पहले ही बताया था फॉर्मूला में कि अगर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दैट मीन्स कि एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, यानी प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब एरिया डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एरिया बहुत छोटा है, यहाँ पे एरिया बहुत पतला है ना, नोकीला होता है, ये शार्प होता है, बहुत पतला होता है, तो हम लोग हैमरिंग करते हैं तुरंत अंदर चला जाता है, बहुत कम एरिया पे ये फोर्स लगाता है। लेकिन यही ब्लंट, इसको उल्टा कर दें, ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं। अब ये नीचे वाला पार्ट ऐसे और ये पतला वाला पार्ट जो है हमारा ऊपर रहे। अब इसको हैमर मारो, तो अब हम लोग हैमर मारेंगे तो उससे डबल भी फोर्स से मारेंगे तब भी ये अंदर नहीं जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। देखो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया, अब प्रेशर उससे बहुत कम लग रहा है। ऐसे नहीं तो एक और एग्जांपल समझो, बैग का पट्टा, बैग का जो पट्टा हम लोग बैग टांगते हैं, स्कूल बैग जो है हम लोग कंधे पर टांगते हैं, देखोगे कि अधिकतर आजकल के बैग के पट्टे काफ़ी चौड़े हो गए हैं। क्यों? अगर बैग का पट्टा पतला होगा, बैग का बैग का जो पट्टा है वो पतला होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर जितना पतला मतलब फोर्स एरिया कम, सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो हमारे कंधे पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और उससे क्या होगा? हमारा कंधा कट सकता है, या कंधा में बहुत ज़्यादा जख्म आ सकता है। अगर पतला एक रस्सी का हम बैग बना ले और उस पर किताब को भी भर करके उसको हम टांग के लेके जाएं, तो हमारा कंधा वहाँ कट सकता है, वहाँ छेदा हो सकता है, लाइनिंग हो सकता है। लेकिन वही पट्टा चौड़ा होता है, तो चौड़ा होने से क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम लगता है। आए बात समझ में? इसी तरह से एक दलदल में ऐसे हम सिंगल जब पैर रखेंगे, मान लो ये दलदल है पूरा, यहाँ कीचड़ है, अब हम इस पर पैर रखेंगे अपना,
अपना इस पर पैर रखेंगे तो क्या होगा, हम इसमें अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सरफेस एरिया कम होता है, इसमें हमारा सरफेस एरिया कम होता है। तो समझोगे यहाँ पे क्या कि तो क्या होगा कि हमारा पैर कीचड़ में इजीली घुस जाएगा, दलदल जो हमारा उसमें आराम से अंदर चला जाएगा। लेकिन यही हम क्या करेंगे कि पैर रखने से पहले एक बड़ा सा चौड़ा पटरा अगर रख दें वहाँ पे, तो क्या होगा, अब पैर नहीं धंसेगा, अब हम आराम से पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। तो दैट मीन्स कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम लगेगा, उतना मेरा काम आसानी से होगा। लेकिन जहाँ पे हमको प्रेशर ज़्यादा लगाना है वहाँ सरफेस एरिया कम कर, जैसे कांटे कील में हमको क्या करना है कि कम मेहनत में ज़्यादा चाह रहे हैं उसमें इजीली उसमें एरिया फोर्स ज़्यादा लगे, प्रेशर ज़्यादा लगे, तो क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया कम करेंगे, कील को पूरा शार्प कर देंगे। लेकिन जहाँ सरफेस एरिया क्या करना है कि प्रेशर हमको कम लगाना है, सॉरी प्रेशर हमको ज़्यादा लगाना है, तो ज़्यादा लगाना है तो एरिया क्या करेंगे, कम कर देंगे। और प्रेशर अगर कम लगाना है तो एरिया क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है जो हम लोग को जानना है। तो जो प्रेशर है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या हो गया, प्रेशर का एसआई यूनिट जो है वो 2 होता है। एक तो हम लोग निकाल सकते हैं यहीं से, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स का क्या, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया रियल में। लेकिन एक्चुअली इसके बारे में, प्रेशर के बारे में पास्कल ने बताया था, इसीलिए पास्कल इसको प्रेशर का जो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, पास्कल होता है। तो ये बात याद रखोगे आप लोग। तो यही है यहाँ पे। और बाकी का जो है अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, देखोगे ये हमारे इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे जेट वर्क करता है, फिर जो प्रेशर है लिक्विड में वो कैसे होता है, पास्कल लॉ क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पास्कल लॉ के बारे में, और उसका यूज़ देखेंगे। बायोन्सी और बायोन फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। फिर हम लोग जो बायोन फोर्स उसका डायग्राम के थ्रू जानेंगे कैसे वो काम करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि यूजेस क्या है बायोन्सी का। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, और उसका कुछ एप्लीकेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू एवरीवन। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।